Hello dear students, welcome to our YouTube channel in Physics classes, and this is Nitin Goyal. So today we are starting a new topic, a very important topic. The factors on which resistance of a conductor depends. मतलब क्या है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्ट द करंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है, यानी करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका फॉर्मेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये V अपॉन आई, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, V और I में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो R की वैल्यू और किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी ना किसी कंडक्टर के लिए ही अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली बात है। कंडक्टर में मान लो वो कॉपर वायर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, नाइक्रोम। आप लोग अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें देखना, कई तरह के कंडक्टर की आपको लिस्ट मिलेगी बेटा उसमें, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पर चेंज हो सकता है, वेरी किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखो क्या है सेटअप, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं शेप एंड साइज की बात करता हूं तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर लेंथ ऑफ द कंडक्टर and second is cross sectional area of the conductor. ओके, यानी इन दो चीजों पे ये डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझो गौर से। मान लो कि मेरे पास में एक वायर है ये, लेट मी कंसीडर दिस इज 1 मीटर कॉपर वायर। क्या है ये? 1 मीटर का ये कोई भी एक कॉपर वायर मेरे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसका रेजिस्टेंस है, मैंने मान लिया कितना, 5 ओम। कितना है इसका रेजिस्टेंस, लेट मी कंसीडर, कितना मान लिया मैंने, 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों वायर को इधर से भी खींचता हूं और इधर से भी खींचता हूं, थोड़ा सा फोर्स लगा के खींचता हूं, और खींचने में क्या होता है, इस वायर का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वायर का लेंथ जो है वो क्या हो जाता है, मान लो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होके ये 1 मीटर से लेट मी कंसीडर 1.5 मीटर हो गया नया, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि अगर वायर को खींचा गया है, वायर को क्या किया है मैंने, खींचा है, तो उसके लिए अलग मटेरियल तो उसमें ऐड नहीं किया, उसी मटेरियल में से खींचा है। तो वायर अगर खींचा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो मोटाई होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। आप कोई भी एक रबड़ ले लीजिए, कोई भी एक वायर ले लीजिए, उस कोई भी रबड़ लीजिए आप, तो कोई भी एक रबड़ बैंड होता है। अब ये रबड़ बैंड कुछ मोटाई पर है, अब आप उसको खींचोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे वो पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंथ हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है वो लेंथ उस मोटाई में से ही तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं, मेरे पास में ये 1 मीटर कॉपर वायर है, अब इसका लेंथ मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, सॉरी इसको खींचा तो लेंथ इंक्रीज हो गई, कितना हो गया, 1.5। तो अगर, और इसका मैंने पहले मान लिया इसका जो एरिया था या मोटाई जिसको बोलते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मतलब है, ठीक है, कि मान लो ये मेरे पास में ये कोई भी एक क्या है, ये कोई भी एक वायर है, ठीक है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला जो पोर्शन होगा ना, दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, दैट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ऑब्वियसली बात है ये, जैसे इसको मैं खींचूंगा तो ये पतला होगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले 1 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। अब बाद में खींचने के बाद में लेट मी कंसीडर 0.5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग की कंडीशन देखो, जब स्ट्रेच ओवर, ठीक है, तो लेंथ तो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, और एरिया जो होगा वो रिड्यूस होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो
स्ट्रेचिंग करने पर तो ये होगा। अब अगर किसी भी वायर को आप दबाते हो, कंप्रेस करते हो, अंदर की तरफ दबाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लेट मी कंसीडर अगर इसको मैं अंदर की तरफ दबाता, ऐसे इसको दबाता, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ तो क्या होती, कम होती। मान लो वो फॉर्मेशन कुछ इस तरह का बनता कि ये इस तरह का बन जाता और ये 0.5 मीटर रह जाती इसकी लेंथ, और इसका जो एरिया है वो हो जाता 1.5 मीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन कौन सी बनी बेटा, दैट्स कंडीशन इज कंप्रेशन, कंप्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर जो लेंथ है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रेच और कंप्रेस वाली कंडीशन को आइडेंटिफाई करो। इनके बाद में अब मैं इनके फैक्टर्स बताता हूं कि अगर ये लेंथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 5 ओम की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट, when the length of wire increase, अगर वायर का लेंथ इंक्रीज होता है देन तो होगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी इंक्रीज। यानी अगर लेंथ बढ़ा, ठीक है, वायर का लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो इन दोनों फॉर्मेशन से एक सेटअप निकल के आता है। अगर आप लोगों ने डिपेंडेंसी पढ़ी है तो मैं बता देता हूं इजी गोइंग वे में कि अगर L बढ़ रहा है, अगर L बढ़ रहा है तो R भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ। यानी अगर लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो R भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब सेकंड पोर्शन क्या है मेरे पास में, व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इंक्रीज, अगर इसका एरिया मैंने इंक्रीज किया देन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी रिड्यूस, या डिक्रीज करो, छोड़ो, विल बी डिक्रीज, ठीक है। अब इन दोनों पोर्शन से क्या हुआ कि अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा, यानी उसकी मोटाई को अगर बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी लेंथ को बढ़ाने पर तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बट एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ बेटा किसके, A, ठीक है। तो दैट्स इक्वेशन नंबर 1, that is the equation number 2, okay. Now combining इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया, तो दोनों इक्वेशन को और कंबाइन करके लिखूं तो देखो जरा बेटा इसको कि R प्रोपोर्शनल है R L के भी और इनटू प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के भी, तो 1/A, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, R, या इसको आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, अगर ऐसा है तो देखो ऐसे लिखो, ये इसके प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो LHS तो ये फॉर्मेशन में आ गया, ये सिंबल इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनटू इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये क्या बना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो अब इन सेटअप से आप लोगों ने 9th क्लास में कंडीशन पढ़ी होगी बेटा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इस जगह एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो वहां यहां पर भी कांस्टेंट आएगा बेटा,
दिस इज आर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह इक्वल। अब इसकी जगह कांस्टेंट जो आ रहा है वो आएगा ये। अब ये क्या है, इसका नाम लिख लो, दैट इज रो। इसका नाम होता है रो, और इसका नेम क्या होता है वो अभी मैं बताता हूं। तो रो इंटू एल अपॉन, ठीक है, फटाफट से आप लोग यहां तक नोट करो इसको पहले। ओके, तो हमारे पास में पॉइंट क्या है कि R इज डायरेक्टली सॉरी, ये क्योंकि ये लगा दे इसको, ये क्या हो जाएगा, इक्वल। सो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो, व्हाट इज द रो? रो इज अ proportionality constant. इट्स अ proportionality constant. अब इसके कई नाम होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं बेटा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अपने 10th क्लास में कहीं पर भी ये रो वाला सिंबल आपको कहीं दिख जाए तो दैट्स कॉल्ड, आप लोग इसको बोलोगे क्या, रेजिस्टिविटी। मोस्ट प्रोबेबली रेजिस्टिविटी के नाम से ही आइडेंटिफाई में आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए है, तो यहां से रो की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखो रो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, दिस इज RA अपॉन L, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला क्या बना, RA अपॉन L। अच्छा, इसका यूनिट बनाना चाहें हम लोग, यूनिट, तो यूनिट क्या बनेगा, देखो यूनिट होगा, जो इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, इसका यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, देखो 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो फाइनली इसका यूनिट क्या आया, ओम मीटर, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट की टर्म, ठीक है। तो अच्छा, अभी अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें कि इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या बन सकता है, ओके। अभी अगर एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो देखो रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली यहां से ही देखते हैं। अगर मैं वायर की बात करूं तो देखो वायर कभी ये नहीं है वायर आपका कि भाई आप लोग देखते हो कि सर वो सिलेंड्रिकली वायर होता है, जरूरी नहीं है। वायर आपका क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, क्यूबॉइड फॉर्म में भी हो सकता है, वायर कैसे भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। अब देखो जरा गौर से, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जनरली कुछ इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे आपके घरों में, वो आपके घरों में जो जाल वगैरह डाले हुए रहते हैं, उनके सरिये वगैरह रहते हैं, आपके घरों में जंगले वगैरह रहते हैं, उनके कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं, ठीक है ना। सो नाउ सो R इज रो, अब यहां से देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था इसकी फॉर्म में, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है, कैसी लेंथ है, दैट्स अ यूनिट फॉर्म है, यूनिट फॉर्म यानी लेंथ आपकी 1 मीटर हो गई, और एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, ठीक है, वही उसकी रेजिस्टिविटी की फॉर्म में आएगा। अब बात आती है इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि देखो रेजिस्टिविटी का मैंने एक नाम भी बताया था, रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर यूनिट वैल्यूज। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो स्पेसिफिक वैल्यूज निकाली जाती हैं वो हमेशा यूनिट कंडीशंस के लिए निकाली जाती हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। सो देखो यूनिट कंडीशंस हम लोगों ने क्या ले लिया, L इज इक्वल टू 1 मीटर और एरिया इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, सो R इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1, तो दैट इज R इज इक्वल टू रो। अब यहां से इसका डेफिनेशन कैसे बनाए, तो मान लिया बेटा मैंने कि सबसे पहले कि जो मेरे पास में मटेरियल है वो एक क्यूबिक शेप में है, कैसा है, क्यूबिक शेप में। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज the resistance offered by a cube, किसके थ्रू, क्यूब के थ्रू, ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल के लिए, ऑफ साइड 1 मीटर, जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर, क्योंकि मैंने लेंथ कितना लिया है उसका 1 मीटर। अब इसका साइड अगर 1 मीटर हो गया तो उसके लिए जो एरिया बनेगा, मान लो ये एरिया में अगर मैंने लिया तो इसके लिए देखो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, उसका कितना आएगा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
when current flow perpendicular to the opposite faces of cube means that कि मान लीजिए बेटा कि यहां से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब भाई कहीं करंट जहां से फ्लो हो रहा है उसके लिए हमको एरिया भी तो चाहिए। अब मान लो करंट यहां से फ्लो हो रहा है तो ये एरिया दोनों एरिया हमारे यूनिट फॉर्मेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली अब करंट यहां से फ्लो करवा दो आप। अब मान लो करंट यहां से फ्लो करवाया आप लोगों ने, ऐसे फ्लो करवाया अगर करंट, तो यहां पर भी क्या है, इसका भी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका भी कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आती है, अब देखो ये तो फॉर्मेशन रहा है किसके लिए, जब मेरे पास में कैसी कंडीशन है, क्यूब वाली कंडीशन है। अच्छा अब यही कंडीशन अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती, किस फॉर्म में होती, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो डेफिनेशन में क्या चेंज आता वो देखते हैं जनरली। देखो लेट वी कंसीडर मेरे पास में ये क्या है, एक सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। सिलेंडर का जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसका ये जो एरिया है दिस इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या चेंज आता, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सिलेंडर ऑफ द मटेरियल ऑफ, अब यहां चेंज आएगा, ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर व्हेन द करंट फ्लो परपेंडिकुलर द अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूब। अब ये यहां से इसमें क्या फ्लो होने लग जाएगा बेटा, जनरली करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली दोनों डेफिनेशंस होती हैं किसके लिए, रेजिस्टिविटी की फॉर्म के लिए। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अभी कुछ टाइम ये तो एक बार टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो एनटीएससी के क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत कई फॉर्मेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करवाएंगे। तो अभी एक बार फटाफट से इसको रिकॉल करो और कुछ ही न्यूमेरिकल्स इसके ले। ओके, तो अभी मेरे पास में एक न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान से देखना एक बार, अच्छे से समझो न्यूमेरिकल को क्या कहना चाह रहे हैं ये। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर। एक मेटल वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 1 मीटर, यानी आर की वैल्यू कितनी, सबसे पहले जो गिवन कंडीशंस है ना आप लोग उनको लिखो, ठीक है। गिवन कंडीशन में देखो क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, यानी जो रेजिस्टेंस मेटल वायर का जो रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है और जिस मेटल का है वो उसका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना 1 मीटर इज 26 ओम, और उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना 0.3 mm। सबसे पहले इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि यूनिट का कन्वर्जन बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मेशन आपको मीटर में है, ठीक है, और ये फॉर्मेशन आपको किस में है, मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले आप लोग इस मिलीमीटर को किस में चेंज करोगे बेटा, मीटर के अंदर इसको चेंज करोगे, ठीक है। अब देखो आई थिंक ये आपको आता होगा, देखो 1 मिली, या फिर ऐसा करो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 होते हैं मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा बेटा 1/1000 मीटर, ओके। तो 0.3 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 1000 ये मीटर, ओके। तो इसको सॉल्व करो आप, ये पॉइंट हटाओगे, यहां से एक जीरो नीचे जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3/1 2 3 4, यानी 3 इंटू ये ऊपर पहुंचेगा 10 की पावर -4 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या आएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ओके। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला जो था मेरे पास में, सबसे पहले उस फॉर्मूले को देखो। फॉर्मूला है बेटा मेरे पास में R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हमें कैलकुलेट करना क्या है, रो कैलकुलेट करना है, तो रो के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा
आर ए अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आप लोग इनको, ठीक है। तो देखो आर मिल गया हमको कितना 26। एरिया, अब एरिया हमारे पास नहीं है। अब देखो कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है ना, यहाँ पर अगर डायमीटर दिया हुआ, आप लोगों को पता है डायमीटर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो एरिया होता है वो एरिया होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर, सब लोग जानते हो अच्छे से। अब रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है क्या, कि r इज इक्वल टू होता है बेटा d बाई 2, तो d और d इज इक्वल टू 2r, ये आप लोगों ने सब जानते हो अच्छे से। तो आप लोग इस फॉर्मेशन को यूज करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r की जगह रखोगे d बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा पाई d स्क्वायर बाई 4, ओके। तो यहां से एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एरिया कितना आ जाएगा बेटा, देखो जरा गौर से आप लोग, पाई इंटू पाई की वैल्यू रख लो आप लोग 22/7 इंटू, अब देखो डायमीटर, डायमीटर कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो तो एरिया आएगा बेटा आपका 22/7 इंटू, देखो 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, अब देखो 10 की पावर ये है स्क्वायर यानी इंटू 10⁻⁻⁴, बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸, ओके। सो दैट इज 9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 4, ठीक है। ये आप लोगों को सॉल्व ये हो गया, तो यहां से आप उसको सॉल्व करो बेटा जनरली। तो देखें ये तो देखो ये 2 और ये 11, ठीक है। तो एरिया दिस इज 99 डिवाइड बाई 14 इंटू 10⁻⁻⁸। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देखो 14 6 टाइम जा रहा है, ठीक है 84 और 99 और ये 84, ये आपका आ गया 515, एक बार और जा रहा है ना, 98 होता है ना, हाँ 7 टाइम 98, ओके 7 टाइम जा रहा है, और फिर ये 1 बचेगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मिलेगी बेटा आप लोगों को एरिया की फॉर्म में आप लोग निकालोगे, तो आप लोग उसको सॉल्व करना है एक बार जनरली, ठीक है ना, 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, या फिर आप एक काम करो, इसको आप ऐसे ही रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कट जाएंगे। आपका एरिया ये ऐसे 99/7 इंटू 10 की पावर 7 ये 14 -8, ये आपका एरिया है। अब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। रो का फॉर्मूला क्या था, RA/L, तो R क्या आया था बेटा हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर, R कितना था 26 इंटू एरिया हो गया 99/14 इंटू 10 की पावर -8, और L लेंथ कितना गिवन था बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में, दिस इज 1 मीटर, लेंथ कितना था 1 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगेन देखो एक कट रहा है 2 7 और ये 13 टाइम, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी बेटा 183.85 इंटू 10⁻⁻8। अब यूनिट सबसे मेन चीज होती है इसकी, यूनिट देखो, यूनिट रेजिस्टेंस और मीटर में चलती है यूनिट, तो ओम और सारे कन्वर्जन को हमने किस में कन्वर्ट किया था, मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा ओम मीटर। जनरली कैलकुलेशन है, आप लोग इसको एक बार जनरली कैलकुलेट करके देखना, आपके आंसर्स मैच होंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। अच्छा अभी अगर मैं यहाँ पर एक सेटअप देखूं कि चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा, एक ओके, ये क्वेश्चन अवेलेबल है, एक बार वीडियो पॉज करो, ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, करो वीडियो पॉज और सॉल्व करो एक बार। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है, और गिवन क्या कर रखा है सबसे पहले वो देखो, वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, यानी L की वैल्यू कितनी दी आपको 5 मीटर,
डायमीटर 1.4 mm, डायमीटर है कितना 1.4 mm, यानी 1.4 डिवाइड बाई 1000 मीटर। अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो इसको सॉल्व कर लो एक बार। देखो ये पॉइंट हटा के 0 नीचे बढ़ेगी बेटा, तो दिस इज 14 अपॉन दिस इज 5 zeros, तो यानी इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ओके चलिए, तो यहां तक सॉल्व हुआ। नाउ हैविंग रेजिस्टेंस 25 ओम, आर की वैल्यू कितनी दी थी आपको 25 ओम, ये आर की वैल्यू दे दी आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास में रो का क्या था आर ए बाई एल, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो एक के लिए ए की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए का फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था अभी, पाई, अगर डायमीटर है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना। तो ए पाई दिस इज 22/7 इंटू डायमीटर कितना है बेटा 14 इंटू 10 टू पावर -5। तो देखो 14 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 10 की पावर -10, वही मैंने बताया ना, पावर प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये डिवाइड बाई 4, ठीक। चलिए देखो बेटा 2 टाइम्स ये गया, 2 टाइम्स ये गया, और ये 11, ठीक है। एरिया कितना आ रहा है देखो 11 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लेते हैं। चलो वैल्यू को पुट करते हैं। रो आर का वैल्यू कितना है आपके पास में, दिस इज 25 इंटू एरिया अभी हम लोगों ने निकाला, दिस इज 11 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन लेंथ कितना है, दिस इज 5, तो ये 5 25। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू, रो की वैल्यू देखो 11, दिस इज 55 इंटू 14 कर लो बेटा 770, तो दिस इज 770 इंटू 10 टू पावर -10, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 77 इंटू 10 की पावर -9। देखो यहाँ 0 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में नहीं है, तो एक पावर क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, तो दिस इज ओम मीटर, ठीक है। चेक करो सब लोग अपना आंसर, ठीक। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो एक दो प्रॉब्लम और भी देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी आईसीएसई दोनों में कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से इसको समझो। क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बट एक ट्रिक है इसको समझने की, थोड़ा सा गौर से समझो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि मेरे पास में ये 3 अलग अलग शेप्स अवेलेबल हैं। कोई भी एक वायर है, ठीक है। वायर कैसा है मेरे पास में, सिलेंड्रिकल वायर है। कैसा है ये, सिलेंड्रिकल वायर है। जो पहला वायर है उसका एरिया है मेरे पास में a और लेंथ है l। सेकंड वायर है उसका एरिया है a/2 एंड उसका लेंथ है 2l। और थर्ड जो वायर है उसका एरिया है 2a और लेंथ है l/2। आप इसको इजी गोइंग वे में देख सकते हो कि अगर इसका लेंथ l है और एरिया a है, तो यानी सेकंड केस में इस वाले वायर को क्या किया है, खींचा है। तो खींचने से क्या हुआ, ये लंबा हुआ और इसकी मोटाई क्या हो गई, पतली हो गई, जो थिकनेस है वो कम हो गई। तो लेंथ तो इंक्रीज हो गई, डबल हो गई, और एरिया इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। उसके बाद में क्या किया है, सी केस में, जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें क्या किया है, कंप्रेशन दिया है, दबाया है इसको। अब जैसे ही दबाया है तो दबाने से लेंथ तो हाफ हो गई, बट इसका एरिया जो है वो कैसा हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना। तो अब इन्हीं के केस में इनके रेजिस्टेंस निकालने हैं कि रेजिस्टेंस क्या होंगे, और इसी चीज से आपको प्रूफ भी होगा बेटा कि हम लोगों ने जो एक फॉर्मेशन पढ़ा था ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी इस कंडीशन में प्रूफ होगा। अब देखो, अब इसमें सबसे मेन चीज कि इन तीनों वायर का जो मटेरियल है वो कैसा है, सेम है। तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं मटेरियल चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब मटेरियल सेम है, ध्यान रखना हमेशा, ध्यान रख लो, व्हेन material of wire does not change, if material of wire does not change, it's mean that resistivity will same for all conditions। ये आप नोट कर लो कि अगर
मटेरियल, वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हर कंडीशन में जो रेजिस्टिविटी रहेगी, रेजिस्टिविटी यानी रो, ये जो रहेगा वो सेम रहेगा। ये पॉइंट आप लोग नोट करो अच्छे से, ठीक है। और नोट करने के लिए हमेशा याद रखना जो आपके मार्जिन लाइन होती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, वहां नोट करना इन पॉइंट्स को, तो इजी गोइंग वे में समझने में इजी रहता है इस चीज को, ठीक है ना। अब देखो अपने पॉइंट्स पे आते हैं जनरली। ओके, तो फर्स्ट इसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो फॉर रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट वायर, पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही था मेरे पास में। अब देखो इसमें लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A, तो इसके लिए तो R क्या हो गया, यही हो गया, नहीं हो गया, यही हो गया, इसमें अब कोई चीज नहीं है, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस यही है, रो एल अपॉन ए, क्योंकि एल भी यही है और ए भी यही है हमारे पास में। चलो इसको एल बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल है या चलो ये सब में क्या स्मॉल ही लिया है, ठीक है, तो स्मॉल ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ना रेजिस्टेंस फॉर सेकेंड वायर, अब सेकेंड वायर के लिए मैं बात करता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ना रो मैंने क्या, देखो मैंने बताया ना, रो हमेशा सेम रहे क्योंकि मटेरियल कैसा है, सेम है रो। अब L कितना है इसके लिए, L की वैल्यू कितनी है 2L अपॉन एरिया कितना हो गया A बाई 2, ठीक है। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सो दिस इज रो, 2 ऊपर जाएगा, 2 2 4L अपॉन A, ओके। तो R की वैल्यू क्या होगी जरा देखो, ये R A हो गया, ठीक है, चलो इसको R ही रहने दो, और ये सेकंड वाला R B, ठीक है ना। दिस इज, यहां से इसको लिख सकते हैं 4 रो L अपॉन A, ठीक है। अच्छा रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है R, तो मैं RB को क्या लिख सकता हूं 4, दैट इज 4 इंटू R, ठीक है। अगर ये यहां से विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज 4R, और ये R क्या है, दिस इज रो L अपॉन A, यहां से मैंने इसकी वैल्यू को यहां प्लेस कर दिया, ठीक है। तो R फर्स्ट वाले वायर के लिए आ गया आपके पास में, सेकंड वाले वायर के लिए आ गया। नाउ फॉर थर्ड वायर, अब मैं किसके लिए बात करूंगा, थर्ड वायर के लिए, ठीक है। तो थर्ड वायर के लिए यानी ये RB हो गया, ये RC हो गया, और इसको ये RA मान लो भले आप लोग, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में R, ठीक है। सो दिस इज RC, थर्ड वाले वायर के लिए फॉर्मूला हमारे पास में वही है रो L अपॉन A। तो रो, अब L कितना है यहाँ पर L बाई 2, और ये कितना है 2A इंटू 2A, सो RC दिस इज रो L अपॉन 4A। अब देखो जरा और से, ये अगेन R बन गया, तो RC की वैल्यू क्या बनी है आपके पास में, दिस इज R बाई 4, RC की वैल्यू क्या बनी R बाई 4। तो अब इन तीनों कंडीशन में आप लोग एक चीज नोटिस करो, R A की वैल्यू आ गई मेरे पास में R B की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास में 4R, और R C की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास में R बाई 4। तो इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सबसे कम रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है R बाई 4 इज लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, इस वाले का, और मीडियम रेजिस्टेंस किसका है, RA का। अब आप समझ सकते हो इजी वे में, क्योंकि इस वाले रेजिस्टेंस का क्या ज्यादा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो R की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती चलेगी बेटा, कम होती चलेगी, और यहाँ देखो R की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, सेकंड वाले केस में लेंथ ज्यादा थी। अब देखो लेंथ के लिए फॉर्मेशन था ये वाला, तो अगर जैसे जैसे मैं लेंथ को बढ़ाया था, लेंथ इसमें क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 4 इंटू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और ये तो हमारे पास में बेसिक केस है, इन्हीं के बेसिस पर हम लोगों ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया। तो इसका मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, आर बी का, इससे कम किसका है, आर ए का, और सबसे कम किसका है बेटा, आर सी, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई जरूर करना बेटा, ठीक है। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को रिकॉल करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इन्हीं के बेसिस पर कुछ ही क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम लोग। सो टुडे
दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करूँगा। ओके।